11 दिनों में डीजल पेट्रोल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है तेजी से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है खाड़ी देशों में तनाव की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। बावजूद दुनिया के बाकी देशों के मुताबिक भारत में महंगाई कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम जनता की जेब पर डाका डालने का आरोप लगाया और उन्हें महंगाई मानव करार कर दिया। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए पार हो गई है। जाहिर है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और ट्रांसपोर्ट को माल ढुलाई रेट्स बढ़ाने की अनुमति से एफएमसीजी कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल विक्रेता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और फूड सप्लायर्स के लिए लॉजिस्टिक लागत से सीधे बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी भरपाई के लिए कंपनियां बोझ आखिर में सीधे ग्राहकों पर ही डालेंगी, यानी उसके लिए तमाम सामान महंगा हो जाएगा। तो पेट्रोल डीजल की टेंशन और सियासी मेंशन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 11 दिनों में चौथी बार महंगाई बढ़ चुकी है और पेट्रोल डीजल के दामों में जिस कदर इजाफा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिर से एक बार राजनीतिक टॉपिक खुल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का बार बार झांसा दिया जा रहा है। झांसा क्या कहेंगे, जो अब इस वक्त युद्ध चल रहा है उसकी परिस्थितियों को ही हमेशा जवाब के तौर पर जनता के आगे पेश किया जा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी के चलते जो आगे आम जनता है, कंपनियां वही महंगे दामों पर तेल बेच रही हैं। महंगाई के मुद्दे पर अब फिर से सियासी घमासान भी तेज हो चुका है, लेकिन अगर समझा जाए तो वो यही है कि पेट्रोल डीजल महंगा ज़रूर हो रहा है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टर्स को जो माल ढुलाई रेट्स हैं उसको बढ़ाने की अनुमति से एफएमसीजी कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, रिटेल विक्रेता हो गए, कॉमर्स प्लेटफॉर्मर्स हो गए और इसके साथ ही फूड सप्लायर्स के लिए लॉजिस्टिक्स लागत से सीधे बढ़ोतरी हो सकती है। और इसकी भरपाई किससे होगी? कंपनी बोझ का आखिरकार सीधा असर किस पर डालेगी? आम आदमी में, ग्राहकों पर। और वही आज आम आदमी भुगत रहा है कि एक तरफ उसे टैक्स देना पड़ रहा है और एक तरफ उसे कंपनियों के बढ़ते दामों के लॉजिस्टिक को भी भरपाई करनी है। और उसके चलते आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत के सामान है। और आखिरकार जब ज़रूरत के सामान दिनचर्या के उपयोग में नहीं आएंगे तो ऐसे में आम आदमी का जीवन डगमगा जाएगा। इसीलिए चाहे वो 2 रुपये महंगा हो, 3 रुपये महंगा हो या 10 रुपये महंगा हो, वो उस 10 रुपये महंगे वाली चीज़ को भी खरीदने को मजबूर है। लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है, महंगाई दूसरी तरफ बढ़ रही है। इसीलिए आम आदमी परेशान है कि खर्च बढ़ता जा रहा है लेकिन आमदनी नहीं है। आखिरकार कैसे अपना घर का बजट चलाया जाएगा, रसोई कैसे चलेगी, आखिरकार क्या कुछ होने वाला है 11 दिनों में, क्योंकि चौथी बार महंगाई की मार पड़ी है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के जरिए, जिसके चलते आज हम ये खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी के बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज जिम्मेदारों से भी लिए जाएंगे। सीधे रुख करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का। मुलाकात कराती हूँ। राजेश बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। आशीष नौटियाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और राकेश ध्यानी जी हैं, यूकेटी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी। राजेश बिष्ट जी, सबसे पहले सवाल आप ही से ले लेते हैं। आम आदमी की थाली और सफर दोनों महंगा हो चुका है। आज के दिन वो जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहता है कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है, हम पर इतनी महंगाई की मार क्यों? निशि जी, जिस प्रकार से ये वैश्विक संकट पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पे ईरान और ये अमेरिका के युद्ध के कारण आया है, इस परिस्थिति को वैश्विक स्तर पे सभी राष्ट्रों को समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस दौर में जैसे अन्य देश इस संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं, इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भारत भी इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन अगर हम उन शक्तिशाली देशों की तरफ, उन विकसित और विकासशील देशों की तरफ जब नजर घुमाते हैं तो हमें दिखाई देता है जिस पेट्रोल और डीजल के दाम पर या जिस महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे पेट्रोल डीजल के दाम
जो लगभग 4 वर्षों से सरकार की वजह से स्थिर थे, वर्तमान में 5 से 10% जिसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 14,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है राजस्व का। बावजूद इसका जो बोझ हमारी आम जनता पे पड़ा है, या ये कहें कि देश के प्रत्येक नागरिक पे सामूहिक रूप से जिम्मेदारी बढ़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 और 10% का है। अब हम जब तेल निर्यात या पेट्रोल डीजल किसी भी चीज के निर्यात या आयात की बात करते हैं, तो हमें उसके समांतर उन देशों को भी रखने की आवश्यकता है जिन देशों से ये चीज आया करती थी। आज आप जब सूचना को और गंभीरता से मंथन करने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा अमेरिका जैसे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 38 से लेकर 58% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे पड़ोसी देशों को अगर आप देखेंगे, चाहे पाकिस्तान की बात कीजिए, नेपाल की कर लीजिए, म्यांमार की कर लीजिए, श्रीलंका की कर लीजिए, अन्य पड़ोसी देश जो हमारे अगल बगल में, वहां पे 58% से 110% तेल में उनके जो दाम है उसमें वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत अकेला इस संकट से जूझ रहा है, लेकिन अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केंद्र सरकार ने इन सब वृद्धियों में अपनी जनता पे कितना कम से कम बोझ पड़ सकता था उसका प्रयास किया है, और वो हमारे लोगों तक कम से कम दरों में पहुंचाने की कोशिश की है। अब अगर इस बात पे या इस चर्चा पे हम किसी भी तरीके से देश के साथ ना होकर सिर्फ और सिर्फ महंगाई की बात करते हुए, देखिए महंगाई अपनी जगह पे वाकई एक आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी अंश है। अगर उसके लिए महंगाई सही जगह पे सही दर पे आमदनी के हिसाब से बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो निश्चित रूप से उसका बोझ उनके परिवारों पे जरूर पड़ेगा। लेकिन जो ये संकट इस समय हम देख रहे हैं, अगर हम इसके समान 2019 से 2022 का वो दौर देखें कि 3 वर्षों तक पूरी दुनिया ने कोविड से के जैसे इस भारी भरकम संकट में जहां मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, ऐसे समय पे भी देश ने अपनी सरकार पे, अपने लोगों पे, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास जताया। तो मेरा ये मानना है कि राजेश मिश्र जी, हम सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं, वैश्विक परिस्थितियों को भी हम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम हुआ कर रही थी, तब आखिरकार सरकार ने जनता को इतनी राहत तो नहीं दी थी महंगाई से। तब भी तेल के दामों में 19-20 तक का फर्क नहीं आया था, लेकिन जब वैश्विक संकट बढ़ चुका है और उसके बाद कहा जा रहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो यानी कि महंगाई के नाम पर आम जनता और राहत के नाम पर सरकार सिर्फ क्रेडिट, आखिरकार ऐसा क्यों आम जनता के साथ होता है? अभी ये देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, 4 साल से तेल की कंपनियों के तेल के दाम नहीं बढ़े, और आज आपने जो उसकी समानता 4 वर्षों के कार्यकाल से की है, मैं उसमें ये कहना चाहता हूं, मैंने एक दर आपको दी जो आपके पास भी मुझे लगता है कि जानकारी होगी, कि हमारे पड़ोसी देश चाहे चीन का है या अमेरिका तक की बात करें, वहां 58 से 110% तेल के दरों में वृद्धि हुई, और आज हमारी जो स्थिति है तेल की वृद्धि में वो 5 से 10% है। तो क्या आप इस समानता को 4 साल की उस नीति को श्रेय नहीं देंगे? लेकिन राजेश जी वो परिस्थितियों से पहले वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने पहले से इंतजामात करके और इतने रेट पहले से ही उन्होंने फिक्स कर दिए थे, उनकी परसेंटेज बढ़ चुकी थी, और खपत कम करने के लिए भी उन्होंने पहले से ही मना कर दिया था, क्योंकि उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जिसके चलते उनकी तेल की जो खपत है वो भी बेहद कम होती है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए एक चुनौती बन जाती है, वो हम चीज समझ रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी के लिए क्या कुछ इंतजामात सरकार की ओर से किए गए हैं, क्योंकि हर बार परिस्थितियों का बोझ आम जनता पर तो नहीं फोड़ा जा सकता ना। नहीं, देखिए, परिस्थितियों के लिए जनता जिम्मेदार है, ये तो सरकार ने कभी कहा ही नहीं है। सरकार तो सिर्फ ये प्रयास कर रही है कि आम जनता जो इस देश के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में है, वर्तमान में सरकार की परिस्थिति में सरकार के साथ रहे, क्योंकि सरकार इस जनता की ही चुनी हुई सरकार है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम सारा ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ेंगे तो मुझे लगता है उससे किसी प्रकार का हल नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, सरकार उसमें 100% प्रयास कर रही है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम बोझ का सामना करना पड़े, कम से कम उसकी जेब पे जोर पड़े। तो ये हमारी पूरी प्रयास नीति जो चल रही है उस पर सरकार कारगर साबित हो रही है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप लोग काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं इस विषय पर, और सरकार
ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर सीधे निशाना साधा जा रहा है कि ये लगातार बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं सरकार राजनीतिक लाभ ले रही है या फिर पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे कि आम आदमी की जो जेब है उस पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विरोध लगातार जारी है। कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? देखिए निश्चित जी, बोझ की बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा बोझ तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के ऊपर पड़ा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से देश में हाहाकार मचा हुआ है। नहीं मचा तो इन्होंने मचवा दिया। चाहे इनकी नोटबंदी हो, बैठे बैठा नोटबंदी में लोगों को खड़ा कर दिया। उससे पहले इन्होंने कहा गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करो, उसके लिए इतनी लाइनें लगा दी। इसका इंश्योरेंस करो, उसमें लाइनें लगा दी। इन्होंने जब से आए हैं जनता को सिर्फ परेशान करने का काम किया और परेशानियां जानबूझ के दी, क्योंकि एक जगह दर्द दे दो तो दूसरी जगह आदमी दर्द कुछ कम महसूस करता है। पेट्रोल डीजल के देखो वहाँ तो युद्ध चल रहा है, ये एक बहाना है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का। और दाम एक बार बढ़ जाते हैं फिर वापस कम नहीं होते। दाम बढ़ गए तो बढ़ गए, फिर कितने कम हो जाएंगे, 25 में से कम कर देंगे, 50 में से फिर ऊपर कर देंगे। ये तो दाम तो बढ़ाना है सरकार को, क्योंकि सरकार ने देश को कर्ज में डाल दिया। अब देश कर्ज में तो है ही है। अब आप कह रहे हैं सरकार क्या उपाय कर रही है, आप उनसे पूछ रहे थे, वो बता नहीं पाए। मैं बता देता हूँ सरकार क्या उपाय कर रही है। सरकार कह रही है आप पैदल चलो, तेल भराओ मत। जब तेल नहीं भराओगे तो पूरे पैसे बच गए। आपको 100 रुपये लीटर अगर तेल है, 110 रुपये लीटर है, तो 110 सरकार ने आपको बचवा दिया। पैदल चले जाओ कहीं पे भी, आपका पैसा बच जाएगा। आपको देखो पैसे बचने का कितना अच्छा तरीका बताया। बेमतलब में सोना चांदी खरीद रहे थे, अब खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर बचा लो उस पैसे को, अपने पैसे को बचा लो। आप तेल खाओ भी मत। तो जनता सब कुछ करे पर सरकार कुछ नहीं करेगी। वो तो गुलशनें उड़ाएगी। मेलोडी है, चॉकलेट डी चल दी है वहाँ पर, वहाँ मेलोडी बांटने के लिए और दिखा दिया रील चल रही है। तो इस प्रकार के काम सरकार करेगी और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो जनता पे लगाए जाएंगे। देखिए हाहाकार मचने वाला है देश के अंदर। जिस प्रकार से सरकार देश को चला रही है, आप देखिए अंधभक्ति कब तक चलेगी। एक समय आता है जब गुब्बारा फूट जाता है। आज ठीक है, जनता अभी भी मरे मन से बोल रही चलो हम भाजपा हम कर देते हैं, क्योंकि वो बेचारे बंधे हुए हैं। वो कल तक नारे लगा रहे थे भाजपा भाजपा, मोदी के कारण तो 2 जगह पेट्रोल बढ़ा देंगे। आज देखो स्थिति क्या हो गई। आज बताएं ऋषि जी, मुसलमान मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करो, ये नहीं कर पा रहे हैं। बताएं आपकी सरकार कर क्या रही है। आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन कर दो ना यार। वो कह रहा मैं नहीं मारूंगा, कठोर कार्रवाई करो उसके ऊपर जो मारेगा। पर आज गाय के नाम पर जिन्होंने राजनीति शुरू करी वो गाय को नहीं बचा पा रहे हैं। आप है किसके लिए? आपकी ना तो देश की नीति काम की है, ना विदेश की नीति काम की है। कोई एक नीति बता दे। आज अब बताएं, अमेरिका कभी कहता है मैं मोदी का कैरियर खत्म कर दूंगा, फिर आज मैं अखबार में पढ़ रहा था मोदी अच्छा आदमी है। तो मोदी आदमी कैसे हैं ये तो भक्ति बताएगा। जाने दो, एक बार स्ट्रीम फाइल वगैरह भी आने दो, देखेंगे मोदी जी कैसे आदमी है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने जनता को परेशान कर रखा है हर हाल में। जनता को मतलब इनको दूसरे की परेशानी में मजा आता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, अभी बोल दिया, अभी परसों मुख्यमंत्री का देख रहा था, कोई सड़क पर नमाज नहीं पड़ेगा। अरे लोग कई ऐसे हैं वो खुश हो गए, उन्होंने कहा चलो भाई कर दिया इसने, मुल्ले को टाइट कर दिया। तो लेकिन अब देखो स्थिति क्या होगी। लेकिन स्थिति कुल मिलाकर देश की अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार जितने समय और चलेगी जनता और त्रस्त होगी। और जनता जब त्रस्त होती है तो एक समय आता है जब राजा को सीट छोड़नी पड़ती है। आपने देखा होगा अभी कहाँ पे कौन से राज्य में था जब अपना खुद इन्होंने इस्तीफा दे के जब निकल गए। अभी ये कहाँ का चल रहा था, ये जो मैटर चल रहा था, जो इन्होंने अपना इस्तीफा दिया अभी मुख्यमंत्री ने। तो ये कुल मिलाकर देखिए अब जब सरकार नहीं चलती तो भागते हैं। वो देखो बांग्लादेश की कहाँ की वो भागी थी प्रधानमंत्री, वो भाग गई थी। तो एक समय ये भी आएगा, यहाँ का युवा जागेगा, यहाँ के नागरिक जागेंगे और इनको उठाकर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो समय लेकिन आशीष जी 11 दिनों में 4 बार महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सरकार कह रही है बाकी देशों से कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन भारत की आबादी और भारत के अर्थव्यवस्था को नहीं यहाँ पर तोला जा रहा है। बाहर की अर्थव्यवस्था से यहाँ का तुलना की जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, 11 दिनों में 4 बार महंगाई हुई है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कभी कहा जा रहा है कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई है, कभी कुछ रुपयों की बढ़ोतरी होती है, लेकिन 3-4 रुपए में किसका क्या बिगड़ता है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे पूरा साइकिल प्रभावित नहीं हो रहा है, जिसके चलते हर एक चीज, इन 2 रुपए के चलते हर एक चीज के कई दाम बढ़ते जा रहे हैं। और जब वो रोजमर्रा के सामान आम आदमी को जब खरीदने पड़ रहे हैं तो वो उसके लिए 5 से 10 रुपए चुका रहा है एक्स्ट्रा। देखें आपकी बात निश्चित ही 200 पार, 100 तो हो गया, अब 200 की तरफ को अग्रसर है हम लोग, अब 200 पार भी करेंगे। ऐसा होता है एकदम से अगर किसी का कोई जा रहा हो ना, जैसे गधा होता है ना, वो ऊपर चढ़ता है तो उस पर वजन
पहले जो मालिक होता है थोड़ा ज़्यादा डाल देता है, फिर धीरे धीरे उसे कम करते करते लेके आता है। ऐसे ही आम जनता के साथ ये लोग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं इसको जो है पहले एक एक रुपए करके उसे पता भी ना लगे और काम 200 पार कर दिया, उसे पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। आज बिजली का बिल देखो, लोग देख नहीं रहे हैं। बिजली का बिल आता है, कौन कौन से सरचार्जेज, ये चार्ज वो चार्ज लगे हुए, कोई देख रहे हैं। आप क्या करें, आ रहा है तो आ रहा है। तो कुल मिला के देखिए, जनता को मारने का इन्होंने प्लान बना रखा है। आप बता, जब सरकार नहीं बनी थी आपकी, तो आप लोग कहते थे कि जो है हम लोग जो चप्पल वाले को जो है हवाई जहाज में लेकर जाएंगे। आज बताएं, आपने हवाई जहाज किया, आपने गाड़ी वाले को ही पैदल करके रख दिया। आपने एक भी वादा क्या अपना पूरा किया? आज अगर हम काले धन की बात करते तो शाम सूझ जाएगा इनको। ये से डर जाते हैं, कहे पता नहीं क्या बोल दिया आपने। अरे आपने ही तो कहा था 100 दिन के अंदर ऐसा कानून बना दूंगा, लेके आ जाऊंगा, 15-15 लाख रुपए दे दूंगा। आज आपको डर लगता है जब हम बात करते हैं। आप गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रहे, इसे अमेरिका बताएगा क्या आपको? आपको ट्रम्प से पूछना पड़ेगा कि राष्ट्र को माता घोषित करूं कि ना करूं। अरे करो ना यार, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहां पर है? हमारे देश में अगर हम गौ माता जिसका दूध पीकर हम लोग बड़े हुए हैं, आज हमेशा गाय तो हमारे देश की धरोहर है। उसका गोबर भी जो है हमारे खेतों में काम आ रहा है, उसका गौमूत्र भी हमारे काम आ रहा है। तो आप उसको राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे। कब करेंगे आप राष्ट्रमाता घोषित? बताएं। आज किससे डर है? अब जब मुसलमान ने भी ये मांग कर दी, अब और घबरा गए ये भी, आरएसएस वाले भी, भैया हम करेंगे। दोनों के मुंह में ताले पड़ गए। अरे करो ना भैया, क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी सत्ता है, आपने आज नहीं करोगे तो कब करोगे? आप लाओ ना विधेयक, लाओ। एक दिन वंदे मातरम पर तो चर्चा हो सकती है, पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। ऐसा भारत है हमारा। बदल रहा है युग मोदी के राज में। ठीक है, राकेश दयानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे आपने ही बताया कि अगर पेट्रोल का कीमत 1 रुपये अगर बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक की जेब से 10 रुपये का असर पड़ता है उसको और भी कमोडिटीज को लेनी पड़ती है, तो उसका असर उस पर पड़ेगा। तो सरकार ने एक मतलब ये कोई भी सरकार के अंदर मतलब ये हो गया कि अगर सरकार को कोई भी फैसला लेना है तो उसका अल्टीमेट लोड जो है जनता के ऊपर डालना है। एक समय वो भी था कि जब जो है $50 के नीचे था क्रूड ऑयल, उस समय भी आप 40 to 45% सेस ले रहे थे, बैठ ले रहे थे। तो वो जो पैसा आपने इकट्ठा किया, क्यों ना आप उस पैसे को ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल करें कि भाई चलो हम उस रेट को ना बढ़ाएं और कांस्टेंट रेट जो अभी चल रहा है 90 रुपीज़ था या 85 रुपीज़ था, उसी पे रखते और उस पैसे का थोड़ा सा यहाँ पे उसको इन्वेस्ट करते हैं। लोगों के ऊपर, एक पब्लिक के ऊपर वो नहीं जाता, क्योंकि आपने जो एक्सेस सेस हमें उस समय दिया है, उस सेस का कहाँ इस्तेमाल किया आपने? पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं हुआ है। दूसरा, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई है कि कई कंपनियों ने रशिया से आपको 30% सस्ता तेल दे रहे थे और आप वहां से नहीं ले रहे हैं? ऐसा क्या दबाव है? तो जनता वो भी देख रही है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि अमेरिका ने कुछ पाबंदियां आप पे लगा दी और आपने तेल लेना बंद कर दिया। उसके पास तो क्या, उसके बाद आप जैसे ही बोल रहे थे कि उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको पेट्रोल डीजल की इतनी जरूरत ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में वो स्थिति नहीं है। अब मोदी जी अगर एक बार किसी प्लेटफॉर्म में आके बोलते हैं कि सोना कम खरीदिए, पेट्रोल गाड़ियां कम यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, तो इसका मतलब वही स्थिति आने वाली है कि एक बार आपने जियो के लिए, जियो का फोन देने के लिए आपने क्या कि चलो भाई सब फ्री है, 1 साल तक जियो फोन ले लो। सभी लोगों ने बोला और सारी कंपनियां बंद हो गई और सब ने जो है जियो में मर्ज हो गए यहाँ जियो के साथ में। अल्टीमेटली क्या नौबत आई कि एक बच चुनकर जो एयरटेल बचा था, उसने थोड़ा कॉम्पिटिटिव कंडीशन उसकी थी तो वो बच गया। लेकिन बाकी तो आपने तहस नहस करके आज जियो की आदत ऐसी लगा दी कि लोग अब जियो के अलावा मतलब उनको सस्ता नेट चाहिए। अब सस्ता क्या, आपने 20-25 रुपए का अंतर रखा हुआ है एयरटेल में उसमें, लेकिन जहां फ्री था आज 1000 रुपए आप मिनिमम 1 मंथ का आप ले ही रहे हैं लोगों से। तो वही आदत आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लिथियम अभी कश्मीर में मिल गया है और वो ठेका जो है आपका अडानी को जाना जाता है। तो अडानी और अंबानी जी 2 व्यवसायी आपने ऐसे पाल रखे हैं कि जनता मरे लेकिन इन 2 आदमियों का नुकसान नहीं होना चाहिए और उसी प्रक्रिया चल। एक और चीज बता दूं मैं आपको अडानी जी का, अमेरिका में उनके ऊपर एक फ्रॉडरी का या फ्रॉड का केस हुआ था, तो उनको अब वहां कोई वो बिजनेस कर नहीं सकते थे। तो अभी उनको बचाने के लिए एक नई टैक्टिस अपनाई गई कि यू इन्वेस्ट 10 मतलब कि आप $10 मिलियन जो है यहाँ पे खर्च मतलब इन्वेस्ट कीजिए अमेरिका के अंदर, अमेरिका के लोगों को रोजगार दीजिए, वहां पे अपना बिजनेस स्टेप कीजिए, आपको जो है उस लाइन से हटा देंगे जो आपके ऊपर वहां पे करप्शन का केस लगा हुआ था। तो अगर देश का मुखिया अगर एक आदमी को बचाने के लिए 140 करोड़ लोगों की जो मेहनत है उसमें पानी फेर दे तो क्या विश्वास रहेगा? तो वो सच्चाई अभी हमारे नौटियाल जी भी बोल रहे थे कि अभी लोगों ने
इनको परख लिया है, इनकी परिस्थिति देख ली है, और अब वो जो घड़ा था पाप का वो भर चुका है और बहुत जल्द इसका अंजाम मिलने वाला है। बिल्कुल अंजाम देखने को मिलेगा, लेकिन आखिरकार अभी जो वैश्विक परिस्थितियां हैं इस पर राजनीतिकरण जरूरी है या फिर समाधान जरूरी है, इस पर जानकारी लेनी भी उतनी ही जरूरी है। मैं राकेश मिश्रा जी से इस पॉइंट पर जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे। फिलहाल आरबीआई ने भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड केंद्र सरकार को दिया है। अब आखिरकार उसके इस्तेमाल से कहा जा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने जब एक्सपर्ट्स बिठाए, हमने उनसे चर्चा की, तो उनके जरिए कहा जा रहा था कि आम आदमी को इतने बड़े डिविडेंड ट्रांसफर से क्या राहत पहुंचेगी। क्या ये सिर्फ सरकार के लिए होता है, सरकार जो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी उसमें इस्तेमाल होगा, या फिर उसको खजाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? तो कहा जा रहा था कि इससे जनता तक को राहत पहुंचेगी, क्योंकि इससे महंगाई पर बोझ जो है वो कम कर दिया जाएगा, राहत दी जाएगी। कहाँ हो रही है वो राहत, क्या लगता है आपको? देखिए निशी, वैश्विक स्तर पे महंगाई की स्थिति बनी हुई है। पूरा विश्व इस समय जो ये हार्मूज का जलमद्रू स्थल बंद हुआ है उस पे निरंतर पूरा विश्व परेशान है। महंगाई तो एक है ही है, और हमारे आयात भी चूंकि 40% हमारे तेल यहीं से आते थे, 85% हमें पेट्रोलियम पदार्थ विदेशों से खरीदने हैं। तो ये हमारी समस्या इस देश की है। अब बीच में हमारे कई विद्वान मित्रों ने कहा कि जब तेल 65 रुपये बैरल था, 50 रुपये बैरल था, 100 रुपये बैरल, मतलब सस्ता था, तो पब्लिक को सस्ता तेल क्यों नहीं दे गया? आप इतिहास में जाइए, 2005 से और 2014 तक आप डाटा निकालिए। जो तत्कालीन सरकार थी उस सरकार ने 1,34,000 करोड़ का पेट्रो बॉन्ड पेट्रोलियम कंपनियों से ऋण के रूप में लिया था, और वो स्थिति बनी हुई थी कि उसका इतना ब्याज भारत सरकार को देना था, इतना ब्याज देना था। अब 2026 में जाके उसकी अंतिम किस्त दी गई है। लेकिन मान्यवर उसमें 69 रुपीज रेट भी तो था पेट्रोल का, जनता को तो फायदा ही पहुंचा है ना। बॉन्ड आप किसी कंपनी को आप गूगल करिए 2012 में एलपीजी गैस का 2012 का गूगल करिए, 2012 में नॉन सब्सिडी एलपीजी गैस की कीमत क्या थी और आज के एलपीजी गैस की कीमत क्या थी। देखिए आज सस्ता हो गया 1000 रुपए का, उस समय महंगा था, 1214 रुपए का था। हाँ, तो कब आज था? तो 932 रुपए। कब की उतारे हैं? 2012 में गैस सिलेंडर। हाँ, गैस नहीं नहीं, अरे जनता को कितना मिल रहा था इसकी बात करो ना सर। वो जो आप जनता को मिल रहा है उसकी बात करो ना। आप तो 1,34,000 सरकार सब्सिडी दे रही थी ना, आप तो 7 रुपए देखे 0 पे आगे। 1,34,000 सरकार सब्सिडी देती थी उस टाइम पर। अब कुछ समय अब तो बाद सब्सिडी का सब्सिडी भी बंद चोरी होने हो रही वाली है। है। हाँ, सरकार चोरी करती है। 1,34,000 का जो कर्ज था, अरे गजब कर दिया इन्होंने, कर्ज निपटा दिया। इतना कर्जा देश के ऊपर ले लिया, वो तो बताओ 2014 के बाद कितना कर्जा हो गया। आपको वो वाला कर्जा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। देश के ऊपर कर्जा कितना चढ़ गया है तो देखो। आप नहीं, देश के ऊपर कर्जा बढ़े जा रहा है। आज जो कर्जा उसको नहीं देख रहे। आज जो देश के ऊपर कर्जा है उससे 100 गुना का ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में खड़ा है। अरे कौन से, किसको कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर? सड़क को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं खाली, मतलब सड़क से रोजगार मिल गया, सड़क से रोजगार मिल गया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कौन सा आ गया? वंदे भारत स्कूल बन गए, कितने स्कूल बन गए की तरह कहना। अरे नहीं, कहाँ के डाटा निकाल के ला रहे हो अब भाई? जनता को फायदा मिल रहा था, ये जनता को फायदा मिल रहा था। ये समय के साथ तो सरकार की जनता को गुमराह करना है आरएसएस ने, बस आरएसएस गुमराह करने बैठी है। आप ये बताओ राष्ट्रमाता कब घोषित करोगे गाय को? आप उस बात को करो। आप कहाँ जा रहे, पहले ये बताओ कब घोषित करोगे? आप आरएसएस पृष्ठभूमि क्या है बताओ? अरे मैं यहाँ पे दही जम जाती है हमको में, मतलब गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करे। राजेश बीच बैठे हैं हमारे दोस्त, बताओ जी राजेश जी, कब गाय को राष्ट्रमाता घोषित करोगे आप? देखिए नहीं, बातें उलझा दो इधर उधर की। मतलब आप जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लो, उसके लिए तो आए थे। महंगाई पे क्या आप कर रहे हैं? हमारी अब तो सरकारों को देना नहीं पड़ रहा। इस पर अलग से जनमानस में, नोटियाल जी, भारत के जनमानस में और खासकर एक वर्ग में गऊ को माता के रूप में ही पूजा जाता है और माता के रूप में ही संवर्धन किया जाता है। आज आपके घर पे भी गाय होगी? नहीं है हमारे घर में, झूठ नहीं बोल रहे, आपके भी नहीं होगी। नहीं, मेरे घर में, मेरे गांव, मेरे घर में 5 गायें हैं और मैं उनको माता के रूप में ही। तो डिक्लेयर करने में क्या है? मैं उन्हें माता के रूप में संरक्षित। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब ले लेते हैं, सवाल का जवाब ले लेते हैं। एक गाय सब रख लो। अरे आरएसएस ये तो इकट्ठी कर रही है हमने। नहीं, बंगाल में वहां तो मरवाने के लिए दे रहे बेचारे।
ठीक है, ठीक है, पहले महंगाई पर आ जाते हैं। इस मुद्दे पर हम अलग चर्चा करेंगे। नौटियाल जी, मैं आपके लिए इस मुद्दे पर विशेष डिबेट रखने जा रही हूँ और आपको मैं जरूर इनवाइट करूंगी। पहले इस पर जवाब दें। सुनिए, हाँ, मैं इस पर जरूर करूँ। कोई भी हिंदू या सनातन को मानने वाला किसी भी दल का क्यों ना हो, उसके लिए गौ पूजनीय है और पूजनीय रहेगी। ठीक है, इस बात से कोई अतिशयोक्ति तो ये तो सब मानते ही थे, तो आखिरकार ये मुद्दा क्यों उठाया था कि गाय को राष्ट्र माता बनाएंगे? कांग्रेस अगर आपको पूछती है, मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ इस टॉपिक पे, वरना बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा और हमारा जो टॉपिक है वो रह जाएगा। कोई बात नहीं है। आप पॉइंट पर आइए। आज देश की महंगाई की बात हो रही है। आज की स्थिति ये है कि भारत में आज भी महंगाई का इन्फ्लुएंस जो आया है वो 3 से 4% ही आया है। इतने बड़े संकट के बाद आप गूगल कर, महंगाई कहाँ है? महंगाई रिटेलर्स के साथ है। आज आप सुबह आप चारों लोग बैठे हैं, चारों पैनलिस्ट हैं और चारों हमारे मित्र हैं। कल सुबह हम लोग यहां से झोला लेते हैं और होलसेल सब्जी मंडी चलते हैं। क्या आप सब्जी मंडी से निकलने वाला आलू, टमाटर, मटर, जो सब्जी है दैनिक उपयोग की, जिस रेट से वहां से निकलता है, अगर उस पर 10% रिटेलर, 15% रिटेलर जोड़ दिया जाए तो मंडी में बिकने वाली सब्जी की बात नहीं है। 20 से 30% सब्जी खराब निकलती है। एक प्रश्न मेरा आपसे, आप सब्जी की 10 दुकानों को कवर करते हैं, सब्जी थोड़ी है, आप यहाँ पे सिलेंडर का है। रशिया आपको 30% कम में तेल दे रहा है, तो आप वहां से मैं क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मैं आपके इस हम बात तो का सस्ता भी ढूंढते हैं, एक सब्जी की दुकान इंडिया भी रिटेलर है। मैं आपको इस बात इंडिया भी रिटेलर है। का भी जवाब क्या देता तकलीफ है? हूँ। आज भी रसिया से 30 से 35% का तेल भारत खरीदता है, खरीद रहा है। पहली चीज। कुछ आज आप विश्व व्यापार की स्थिति को भी आपको ध्यान जी समझना पड़े। विश्व व्यापार की स्थिति को कोई भी देश, जैसे आपका हमारा ही व्यवहार है, आप हमसे उतना ही सामान खरीदोगे जितना आपकी क्षमता होगी, पहली बात। लेकिन अपेक्षा करोगे कि मिश्रा जी से का तो मैं दैनिक ग्राहक हूं, सुनिएगा, लेकिन जब मिश्रा जी को कोई चीज की जरूरत होती है तो ध्याननिधि की तरफ नहीं देखते। यह व्यापार का एक सिंपल नियम। आप उसी दुकानदार से संबंध रखना पसंद करते हो जिस दुकानदार से आप दैनिक रूप से सामान खरीदते हो, लेकिन कदाचित आप भी किसी चीज का व्यापार करते हो और उस दुकानदार को जरूरत होती है कोई चीज खरीदने की, वो आपके यहाँ नहीं आएगा, तो शायद आपके संबंधों में आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं, बिल्कुल फैक्ट। यहाँ पर बात को घुमा रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट। रशिया आज की कंपनियां जिनसे तेल लेना बंद किया है, ध्यानी वो जी, कंपनियां आज भी आपको तेल देने के लिए तैयार हैं और उनसे तेल लिया। लेकिन आपके ऊपर कौन सा दबाव है? आप दबाव, उस दबाव में तेल लेने के लिए दबाव केवल व्यापार का है। पहले समझिए बात को, दबाव केवल व्यापार का है। आज भी भारत का 23 से 24% जो एक्सपोर्ट होता है वो केवल एक देश को होता है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गूगल करिए, भारत की 100% अगर एक्सपोर्ट की क्वालिटी देखी जाए तो उसका 23 से 24% एक्सपोर्ट हमें अमेरिका को करके वहां से डॉलर लाना है। रशिया से पूछिए, क्या मजबूरी थी आपका? आप जब डेयरी प्रोडक्ट जिसमें मांस मिला हुआ है, चाइना वो तक आप इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से। सर, वो क्या हुआ क्या आपके पास आया? आज तक नहीं आया। आज तक आज जो हमारे और अमेरिका के बीच का आज जो अमेरिका से हमारे बीच का गतिरोध है वो इसी बात को लेके है कि हम उनसे केवल 3%। गूगल करिए सर, देश में रहते आप में तो लिखोगे ना देश का सब विश्व का सबसे आज हम अमेरिका से केवल 3 बात कीजिए। हम आज भी अमेरिका से 3% इंपोर्ट करते हैं। भाई साहब, भारत सरकार की ये है व्यापारिक गणित। विदेश नीति फेल है, आर्थिक नीति फेल है, ये है व्यापारिक गणित। एक और बात, अब दबाव इस बात का, एक आपको पॉइंट लूंगा कि आप ये बताइए, जो रेशियो ऑफ फॉल है जो करेंसी का, जी हमारा जो है 100 रुपए पार ऑलमोस्ट होने वाला है, आप उसका परसेंटेज देखिए। पाकिस्तान हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, चाइना हमसे ऊपर है, हमारे जो पड़ोसी देश श्रीलंका और ये म्यांमार, भाई साहब इनका रेशियो जो है, हमारा रुपया सबसे ज्यादा गिरा है। आप सुनिए, हमें 140 करोड़ आपको, हमें 140 करोड़ भारतीयों की, और बहुत जल्दी हो सकता है कि आर्थिक संकट भी डिक्लेयर किया जाएगा, पे कमीशन भी बंद किया जाएगा। सुनिए मेरी बात को, अब आपका ये शक है। हमारे यहाँ अमेरिका की, पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़, बांग्लादेश की जनसंख्या 24 करोड़, भारत की जनसंख्या 140 करोड़। हमें जो भी संसाधन भारत के लिए तैयार करने हैं वो 140 करोड़ लोगों को दिमाग में रख के करना है। मोदी ने हमें बताया था जितनी खरीदारी, क्या जितना हमें भारत के लिए तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, क्या पाकिस्तान को भी उतना करना है? क्या बांग्लादेश को भी उतना करना है? नहीं।
हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 140 करोड़ भारतीय। अगर हमारे 140 करोड़ तो भारतीय भारतीयों का तेल बढ़ा अगर रहे हैं और इंपोर्ट बांग्लादेश हमें को तेल लेना सप्लाई है, कर रहे हैं आप। अगर हमें इंपोर्ट आप लेना है क्रूड ऑयल तो ले रहे हैं, हमारे आप रिफाइन डॉलर कर का रहे हैं कीमत उसको, और घटेगा, उसके बाद जो है हमें पड़ोसी निरंतर देशों उनसे के रुपया जो इंपोर्ट करना तेल हमारे लिए बढ़ पड़ेगा। रहा है। लेकिन जिस बात के लिए आप लोग कहते हैं कि भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जिन देशों पर निर्भर है उसमें प्रमुख देश अमेरिका है, तो हमें उनकी बात आपका जो सुननी शुगर एक्सपोर्ट होता था उसमें भी बैन लगा हुआ है, वो भी सप्लाई हमने तो चावल एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया था, क्योंकि हमें पहले अपने घर का राशन देखना है। हमने तो शुगर एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया था, क्योंकि हमें अपने घर की चीनी देखनी है। लेकिन तो लेकिन ये सब राकेश चीजें मिश्रा एक जी, विश्व स्तर के परिदृश्य में देखना लेकिन पड़ता है, राकेश और मिश्रा जी, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हम किसी के सामने झुक गए। हमें भी अपना माल जब कांग्रेस हमारे यहाँ देखती थी तो आपको दर्द होता था, अब आपको देखना पड़ता है। कांग्रेस के टाइम पर कैमरे नहीं है, प्रधानमंत्री आप के हाथ में ये भी है। 140 करोड़ उस जनता समय तो को बड़ा दिक्कत कैसे होती थी। satisfy करेंगे? मतलब आज लेकिन कांग्रेस हाँ, आज ठीक है, भी ठीक है, भारत रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। satisfied है, रुकिए और जरा। ये चुनाव परिणामों में लगातार आपको दिख रहा होगा। नहीं, अरे अच्छा मत ठीक करो है, देश को भारतीय बर्बाद। जनता पार्टी से हमारे हम लोग देश को satisfied बर्बाद- हैं। आप हमने देश को विश्व को बर्बाद रुकिए कर रहे हैं, जरा। राजनीतिक मेरा विश्लेषण सवाल किया है। भी एक सुन व्यक्ति भाई के लीजिए। लिए साहब, देश को बर्बाद कर मैंने रहे हैं आप। राजनीतिक विश्लेषण किया है, मैं किसी दल और आप कर रहे हैं, पर नहीं विश्लेषण नहीं में कर रहा मोदी जी का पक्ष हूं। ले मैंने रहे हैं। सत्य को सत्य की तरह रुक कहा। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, सत्य को भी समझना होगा और वैश्विक परिस्थितियों को भी समझना होगा, जिसके चलते हम एक समाधान पर निकल आएंगे। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो वैश्विक संकट को नहीं समझ रहा है, वो बढ़ती महंगाई को समझ रहा है, और आखिरकार उसको जो महंगाई का बोझ है जब उसकी रसोई तक पहुंच रहा है, तो इसलिए वो सरकार को दोषी ठहरा रहा है। एक मिनट डिसीजन। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप ही ने सवाल उठाया है कि बाकी राज्यों देशों के चलते 3% ही इंडिया में को हम 5% महंगाई बढ़ी नहीं कर है। पाते। राकेश मिश्रा जी, आप कह रहे हैं ना कि बाकी देशों के मुताबिक सिर्फ 3% ही देश में महंगाई बढ़ी है, लेकिन क्या सिर्फ 3% ही बढ़ेगी? इसकी कितनी श्योरिटी सरकार देगी? क्योंकि पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और जब पहली बार इजाफा हुआ था दामों में, तभी हमने यहाँ डिबेट कंडक्ट करवाई थी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बैठकर कहा था कि हमने तो सिर्फ 2 रुपए बढ़ाए हैं, हमने सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए हैं, और आज वो 5 रुपए हो गए हैं। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता को जस्टिफिकेशन सरकार कैसे आके देगी? देखिए, मैं आपके मंच से और इस टीवी चैनल से ये कहता हूं, आप सुनिएगा, कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो हमें अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए विश्व के कई देशों के साथ समझौते करने पड़ेंगे, और अपने डॉलर, अपने रुपए को गिराते हुए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं आपके पेट्रोल पंप के सामने लाइन लग जाएगी, तब भी आप ही हल्ला मचाओगे। वो तो आज भी लगी है। पहली बात, आपको पहली बात यह समझना पड़ेगा कि हमारा देश 140-50 करोड़ लोगों का है। हमारे देश में उपभोक्ता ज्यादा है, हमारे देश में डिमांड ज्यादा है। हमें डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना है। लेकिन हमारे रिसोर्सेज भी कम नहीं है। हमारे रिसोर्सेज कम हैं, हम 15% रिसोर्सेज पे बैठे हैं निशी जी। तो किसका फेलियर है वो? ये किसका फेलियर है? हमारे हम कौन से, हमारे यहाँ कौन से तेल के कुएं हैं जहां से निकाल? अब सरकारी नीतियां क्या जी? आज भी के पास कोई नीति है? आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 2014 क्या में दोनों दूसरे निर्भर आपके हैं? पास कितना रिजर्व था, आज कितना रिजर्व है, आप बताइए। आज हम 7 दिन के लिए खड़े हो सकते हैं, और पहले दिन तो एक दिन के लिए ठीक है, अच्छा रुकते हैं, हम यहाँ समझते हैं, रुकिए। जनता के सामने झूठ मत परोसिए, सही बात बोलिए। ठीक है, अब राजेश मिश्र जी, मुझे आप बताइएगा कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी यात्रा पर गए तो उससे पहले वो जनता से अपील कर गए थे, जो कि जनता मान भी रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतने बड़े स्टेज से जब इतनी बड़ी बात कही है, लोगों ने इस पर विचार किया, और लोग नो व्हीकल डे भी मना रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोना चांदी भी नहीं खरीद रहे हैं, हर तरीके से सरकार की सहायता भी करी जा रही है, सहयोग किया जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जनता के साथ सरकार कब सहयोग करेगी? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से गए तो अपील करके गए, लेकिन जब वहां से आए तो आखिरकार क्या उनके द्वारा ये सारी चीजें स्पष्ट की गई कि आखिरकार क्या कुछ डील्स हुई हैं, क्या कुछ नई नीतियों पर हमने डिस्कशन किया है, किस पॉइंट पर हम निकल कर आए हैं, क्या समाधान अब होने वाला है, और जनता को कब तक राहत मिलेगी, कब तक पैनिक क्रिएट ना होगा? आखिरकार इसको लेकर जनता के बीच भी तो एक धैर्य का माहौल बनाना होगा ना, क्योंकि इस वक्त पैनिक क्रिएट हो चुका है पूरे इंडिया में। निशी जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बड़े सम्मान और आदर के साथ ये कहना चाहूँगा, हम 3 लोग यहाँ पे अलग अलग दल से अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम सबके बीच में वरिष्ठ और आदरणीय राकेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं। एक तो चाहे मैं किसी दल के रूप में हूँ या मेरे अन्य सम्मानित विद्वान साथी किसी
अन्य दल के रूप में यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, कम से कम एक राजनीतिक विश्लेषण जो यहाँ पे करने के लिए आपके द्वारा एक गेस्ट के रूप में बैठे हैं, उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, उनकी बातों को सुना भी जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं कटाक्ष और यहाँ के डेकोरम को खराब करूं, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी आप यहाँ की रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं तो आपने भी ये चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, बैलेंस ही कर रही हूँ मैं। आरोप लगा देता है, इन पे भी लगा देता राजेश हूं, मुझे याद है। राजेश जी, मैं बैलेंस करके ये सारी चीजों को चलती हूँ। आपने वरिष्ठ पत्रकार, मैंने बड़े सम्मान के और आपने एंकर को नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आपको कभी भी मेरी डिबेट में, कभी भी यहाँ पर अभी भी मेरे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कभी भी आप इन पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, आप मेरी पीछे की डिबेट्स भी देख सकते हैं कि मैं निष्पक्षता के साथ यहाँ पर बैठती हूँ। हाँ। मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबने संयम के साथ अपनी बात रखनी हाँ, चाहिए। हमने कौन सा गलत पूछ दिया? किसी विषय हम को आज भी पूछ रहे हैं आपसे कि अमेरिका ने अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने उसकी बीवी को उठा के ले गए, उनके तेल कुओं पे कब्जा कर लिया, तो क्या कारण है कि हम उस बात को, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, ज्ञानी जी, हमारा प्रदेश जो है शांति के लिए माना जाता है। तो आपने ज्ञानी जी इस चीज को बोला आपने, यहाँ आप थोड़ा सुन भी लीजिए। बिल्कुल सुनते आ रहे हैं। जिस पृष्ठभूमि से आप हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड और डेकोरेटेड ऑफिसर, आप रिटायर्ड है, तो एटलीस्ट कम से कम इस डिसिप्लिन और डेकोरम को तो मुझे लगता है आर्मी में I am maintaining, sir. I am maintaining that one. But I have right to ask you question. If you are a responsible person, तो मैं that is what I am saying कि मेरा right है ये. I can ask question from you. एक-एक करके आप जवाब ले लेते हैं। We are also here to just say. That is what I am saying, sir. You are in government. You have to give the answer. Listen to your. और मैं question करूँगा उसके लिए. Listen to others also. तो पूछना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सत्ता में बैठे हैं तो आपकी सुनेंगे हम सवाल उठाएंगे, आपको जवाब देना मैं मौका पड़ेगा। दूंगी आपको राकेश This is not the way. I am not answerable to you. I am not answerable to you. You are अभी आप कुछ दिन पहले पार्टी में आए, आपको कोई बात नहीं, आपको करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा आपको। उस समय पे हम विपक्ष की आपको देना पड़ेगा, और ये आपका अहंकार बोल रहा है कि I am not answerable to you, Mr. ध्यानी। वो पता आप सुन लीजिए मेरी बात। Don't be personal. I am not answerable to you. Don't be personal. राकेश ध्यानी जी, you are trying to be personal. Don't poke in each and everyone's words. I requesting you once again. राजेश पेशी रुक जाइए, ध्यानी जी रुक जाइए, ध्यानी जी रुक जाइए। राजेश पेशी, मैंने आपसे जो सवाल किया मुझे आप वो जवाब दीजिए बस। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ निशी जी, लेकिन जितनी उटपटांग बातें अभी तक हुई हैं अन दलों के द्वारा, उसका भी जवाब मुझे देना होगा। उन्होंने अपनी बात कह के चुप कर दिया और मेरे नंबर पे ना उन बातों का जवाब दूं तो वो ग्रहण करने जैसी बात होगी। हमारी चर्चा तेल कंपनियों पे चल रही है, क्या गौ माता पे हमारी चर्चा चल रही है? क्या हमारी चर्चा हिंदू मुसलमान पे चल रही है? क्या हमारी चर्चा इस समय ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, हम सारे उसको मुद्दे तुम्हारे ही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो मुद्दे हैं किसके? सब आपके मुद्दे हैं। वो मेरा आपने कहना है इस परिस्थिति ऐसे बना रखी है यहाँ पर। चलिए राजेश जी, आप अगर ध्यानी जी ने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया हो तो मैं कहूं, नहीं हाँ तो बोलिए फिर। इनसे इनका वक्तव्य पूरा करा लीजिए प्लीज। राजेश पेशी, आप अपनी बात रखिए। निशी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस वैश्विक संकट से दुनिया जूझ रही है और हमारे देश की जनता, हमारे देश के राजनीतिक दल सिर्फ एक उस पार्टी से खिसिया के सवाल जवाब पूछने का जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी किसी भी तरह से सहनीय नहीं है। जो परिस्थिति हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की पैदा करी हुई परिस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका और ईरान को लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहा है। भारत तो लड़ाई लड़ रहा है, संबंध खराब जितना भ्रष्ट तंत्र आज उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ ये सब चीजें। आज जितना भ्रष्टाचार आप लोगों ने करा, कोई सी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के वहां पर काम नहीं होता है। आप नगर निगम में चले जाइए, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, अपना जीवन भ्रष्टाचार में पार्षद के रिश्तेदार ही उसमें सफाई कर्मचारी हैं। कोई अच्छा काम ना किया, एक भी जिस व्यक्ति ने कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पार्षद दिखा रहे हैं आप लोग? हर डिपार्टमेंट में कैसे सुने आपका, और बातें करते हैं आप बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल की सच्चाई पे आइए। आप ये काम सीखा है, आप धरातल की सच्चाई पे आइए कि ये कांग्रेस और अन्य जितने भी छिछोरे दल, हाँ, आप ही दूध के दुल्हे हैं, बाकी सब खराब है यहाँ पे। गए हैं और इनका हाथ देश के हर सच्चाई है कि जनता के द्वारा दुत्कारा जा रहा है। सबसे बड़ी छिछोरी तो जनता के बसपा द्वारा है। ही उखाड़ के सारे आपको दलों को कबाड़ को ज्यादा बैठा दिए। अहंकार का बंद हो जाएगा 2027 में। आप कितने उछल रहे हैं ना, आपकी उछलाहट भी बंद हो जाएगी। आप जाइए पहाड़ों में लोगों के घर में, आज वोट मांगने जाइए आप, फिर पता चल जाएगा आपको कि आपकी क्या ईमानदारी आपने दिखाई है। आप ये मीडिया में आके, यहाँ पे टीवी चैनल में आके बड़े बड़े वो करते हैं। आप जाइए लोगों के बीच, के प्रधान लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आपको जनता के पास जाना है। रुकिए जरा।
राजेश मिश्र जी, मुझे एक सीधा सा जवाब दीजिएगा आप कि आखिरकार आप इन्हें छिछोरे दल बता रहे हैं, हालांकि वो भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। आप मुझे बस इतनी सी बात स्पष्ट कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी स्टेज साझा करके अगर सभी को कुछ संबोधित करते हैं, लेकिन फीडबैक भी तो लेना पड़ेगा ना। वो राजनीतिक पार्टियों के जरिए ही आप तक पहुंच रहा है, आम जनता की बात तो आप तक कैसे पहुंचेगी, वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। राजनीतिक दल अगर स्तर गिरा के बात करेगा तो निश्चित रूप से उसको आप उसकी बात मुझे का जवाब उसके तरीके से दिया जाएगा। आप मेरे को ये ये बात रावण बताइए, रणनीति दल है। मीडिया को आप मेरे को बोलोगे। बात अरे आप बताइए। गिरावट रणनीति दल है। मीडिया को आप बोलोगे। गिरावट रणनीतिक दल आपका ही है। आपको भाजपा 500 सबसे MG की गिरावट दल है। पैरासिटामोल आपकी मिल रही है। शब्दावली आपके नेताओं की इस तरीके से बात नहीं होगी, टाइम किल होगा। आपको पैरासिटामोल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप 500 की ml में MG में ही आप खाकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो राकेश, सरकार को इस देश की राजेश, परिस्थिति को जो ठीक करने के लिए बेहतर होगा वो बेहतर से बेहतर काम करेगी। दिख रहा है उसके धरातल लिए पे? राजनीतिक दल अगर घटिया और ओछेपन की राजनीति करेगी तो इनके ओछे और घटिया राजनीति का जवाब राजेश जनता जी, देगी, और समय समय पर दे रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिससे हमें पता चलेगा कि बाहरी देशों से हमारे क्या कुछ डील्स हुई हैं, क्या कुछ आगे सहमति बन पाई है, कब ये परिस्थितियों से हमें भारत उभर पाएगा, अर्थव्यवस्था कब वापस हमारी लौट पाएगी, कैसे हमारी देखिए, परिस्थितियां चल रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता चलेगा, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ये बिल्कुल समय के अनुसार आपको पता चलेगा, बेहतर तरीके से पता चलेगा। हमारे लोगों का जितना भी आर्थिक नुकसान हो रहा उसकी भरपाई भी सरकार करेगी, और निश्चित रूप से इसमें राहत आपको बहुत जल्द मिलेगी। इसकी कोई डेट कोई भी सरकार ने ना पहले सुनिश्चित की है ना आगे सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनता को उसका लाभ मिलेगा। मैं आपसे एक बार फिर से ये सवाल लेना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनता को राहत देने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्टेज साझा करते हुए इन शब्दों का भी इस्तेमाल करा था कि हम सरकार में आए हैं तो यानी कि आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जनता पूछ रही है कि ये जो अभी दिन हम देख रहे हैं, क्या वो अच्छे दिन है हमारे, क्या इसी को ही अच्छे दिन कहा जाता है? अब आप बताइए कि जनता के लिए वो राहत कैसे आएगी, क्या टैक्सेशन में छूट मिलने वाली है जनता को? कहीं ना कहीं से तो राहत देनी पड़ेगी ना आपको। बताया निशी जी, अभी मैंने आपको बताया कि सरकार को पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी पे 14,000 करोड़ का लॉस हुआ है। आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को, मतलब 140 करोड़ भारतीयों को वो नुकसान हुआ, और उसी नुकसान को सरकार निरंतर रूप से 38 से 58% कर न लगाकर 38 से 58% कर ना लगा के, रेट ना बढ़ा के केवल 5 से 10% रेट बढ़ाए हैं। इस चीज पे सरकार को सपोर्ट करने के बजाय अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैंने आपके सामने बट इसमें हमें बिलीव करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि 11 दिनों में 4 बार बढ़ चुकी है रेट, आगे आने वाले 10 दिनों में और जब तक ये युद्ध चलेगा कितने बढ़ेंगे रेट। वैट दे रहे हैं हर आइटम पे, उसके बाद इनकम जो हमारी हो रही है उस इनकम पे भी इनकम टैक्स दे रहे हैं। कौन सा टैक्स बचा रखा है? आप तो सीएसडी से वो मेरी काबिलियत है, वो मेरी काबिलियत थी कि मैं सीएसडी सामान ले लेकर जहाज तक वहां सब्सिडी ठीक में है, ले रहे हो। वो मेरी काबिलियत है। वो एक आप भी आइए ना, -40 डिग्री में आप लेके दिखाओ, आके लद्दाख में आके दिखाओ ना, 40% सब्सिडी पे दे रही है। ठीक है, समय कम है, फाइनल कमेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, राकेश मिश्रा जी से पहले जवाब ले लेते हैं। 40% सब्सिडी मिल रही है, क्या बात कर रहे हैं आप तो मत बोलिए ऐसा। आप भी आइए ना, मतलब जिसको सब्सिडी मिलेगी तो वो बाकी जनता की आवाज नहीं उठाएगा क्या? हो सकते हैं, ये गलत बात है। आप व्यक्तिगत मत जाइए। आप राजेश जी उन्हें 40% की सब्सिडी मिली और 50% की मिले। मैं इस देश का निवासी हूँ, वो उनके लिए फिक्स है। मैं भी देश का निवासी हूं, मेरा फर्ज बनता है आपसे प्रश्न पूछने का, और आपको आंसर देना पड़ेगा। ये नहीं कि आई एम नॉट लायबल टू गिव यू आंसर, ये कैसे सकते आप? ये अहंकार है आपका केवल, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देंगे हम आपसे। अहंकार मत रहिए, आपकी हम सत्ता में है, सत्ता का घमंड नहीं चलता है। एक बार कांग्रेस भी थी, आपके तो 403 आए थे, 450 से ऊपर सांसद थे एक बार, वो भी रुक जाइए, बहस आगे नहीं बढ़ानी है इससे, किसी की बात कुछ समझ नहीं आ रही है। राजेश मिश्रा जी, हाँ सर, हम सवाल राकेश मिश्रा जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए कुछ बातों को लेके सब में एक छोटा सा मतभेद है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया इन परिस्थितियों में। तो जब हम दाम नहीं बढ़ रहा था और वैश्विक स्तर पे दाम बढ़ रहे थे, उस समय जरा आप करिए, पूछिए अपनी एआईज टीम से, 10 रुपए प्रति लीटर तक का एक्साइज भारत सरकार छोड़ रही थी। ठीक है,
10 रुपए प्रति लीटर का केंद्रीय कर एक्साइज वो किसने बढ़ाया? बढ़ाया किसने नहीं, रखा हुआ है? जो किसने नियत रखा हुआ है वो? जो एक एक्साइज ड्यूटी चल रही थी, एक्साइज ड्यूटी स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग है। सेंट्रल की दोनों का। एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर का दाम निरंतर कम हो रहा था। जब एक्साइज ड्यूटी की लिमिट क्रॉस हुई है, उसके बाद देश में तेल, पेट्रोल, डीजल्स का दाम बढ़ना शुरू। ठीक है, ठीक है, आप इस बात को देखिए। ठीक है। आशीष नौटियाल जी जवाब। सत्य को देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छे दिन की बात चल रही थी, बहुत अच्छे दिन आ रखे हैं, तो मैं एक अच्छे दिन का विश्लेषण मैंने भी 2 दिन पहले किया। एक ब्लिंकिट कंपनी आई है हमारे देश में, उस ब्लिंकिट कंपनी में क्या हो रहा है, एक मैंने जीरे को लेकर सर्वे किया, 100 ग्राम जीरा था। हाँ। मेरे पास ओरिजिनल मार्केट से खरीदा हुआ भी था और मैंने ब्लिंकिट में भी देखा, जो 100 ग्राम जीरा 60 रुपए एमआरपी का बाजार में है, वो ब्लिंकिट में 99 रुपए एमआरपी का है। फिर उसे यूं काटा हुआ है 66 रुपए बिक रहा है। तो ये अच्छे दिन है कि जनता को कहां से लुटवाना है। आपको यहाँ तो जनता को देखो, जो अपने आसपास दुकानें हैं वो पसंद नहीं आ रही, वो पसंद आ रहा है जो 60 रुपए में 99 एमआरपी डाल के क्रॉस करेगा। ये दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, हर चीज में लुटेंगे हम, बर्बाद कर देंगे। एक्साइज ड्यूटी की इन्होंने बात करी, क्यों आपको लगता है कि स्टार्टिंग डेज में एक्साइज ड्यूटी नहीं, सरकार को जहां नियंत्रण करने की जरूरत है वो है कि रिटेल मार्केट में आप कहीं भी चले जाओ, जब आने वाले काम चलता रहा, जिस दिन रिटेल दुकानें बंद हो जाएंगी, महंगाई ये ब्लिंकिट जैसी कंपनियां लूट खाएंगी देश को। ये ब्लिंकिट जैसी कंपनियां लूट खाएंगी, बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे देश में। आप समझो कि जब दुकानें बंद हो जाएंगी बेरोजगारी बढ़ेगी। उन कंपनियों की चोरी मैंने आपको सामने अभी बता दी, जब दुकान उपलब्ध है, जिस दिन दुकान बंद हो जाएगी उस दिन तो 500 रुपए का देंगे 100 ग्राम। लूट मचवा रहे हैं देश के अंदर, काला बाजारी करा रहे हैं देश के अंदर, बढ़ा दिए हैं, 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। जब 2 ही लोग जिंदा बचेंगे, अडानी और अंबानी, तो उसके बाद तो लूट मचेगी। आपने कंपटीशन खत्म कर दिया बाजार के अंदर से। आज सिर्फ रिलायंस जियो को रखा आपने और एयरटेल को रखा, दोनों लूट खाओ, जनता को कोई बोलने वाला नहीं है। अरे वो दिन था जब ऐड लगता था 10 रुपए का पान और 10 रुपए का चार्ज, आपने भी देखा होगा, यूनोर का ऐड चलता था, क्या बाजारों में बोर्ड लगे पड़ते थे, 10 रुपए में फोन चार्ज होता था। वो जमाना था साला, आज तो जमाना ही बदल गया। आज क्या आप देखें ना, 900 रुपए का रिचार्ज हो गया, बताएं 3 महीने का करा लो, वो भी 84 दिन का, 72 दिन का। प्रदेश का कोई बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। दुनिया भी बड़ी लग्जरियस अपने बेडरूम से ब्लिंकिट करते हैं। आज जितने कर्जदार लोग हैं ना, हर घर कर्ज में डूबा हुआ है, चाहे बजाज फाइनेंस से डूबा हुआ, हर घर कर्ज में है, हर घर कर्ज में नहीं होता था। लेकिन ये है, सरकार को समझना चाहिए, जनता से उम्मीद रखो पर आप भी कुछ करो, आपको भी करना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण में सरकार से जो मेरी मांग है या मेरा जो सुझाव है, अगर सरकार इसको कहीं से देख रही हो या सुन रही हो, या राजेश बिष्ट जी जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनके माध्यम तक सरकार को रिटेल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण की जरूरत है। अगर उसको नियंत्रित कर लिया तो ये 3-4% की महंगाई जो है ये बढ़ेगी नहीं, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं राकेश तिवारी जी से, छोटा सा फाइनल कमेंट 10 सेकंड। बिल्कुल, हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज उत्तराखंड में है, हम देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं जाते हैं, हम उत्तराखंड की ही बात करेंगे। उत्तराखंड में आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से मजदूर जो है इसमें सड़कों पे थे, क्या उनकी कंडीशन है। उनको जो है आउटसोर्सिंग में 15,000 ठेकेदार ले रहा है, 11,000 उनको दे रहा है हाथ में। तो ऐसी स्थिति किसने क्रिएट की है, क्यों ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है? ये शासन का फेलियर है कि नहीं है? भाई जनता तो आखिर वोट तो वो भी दे रहे हैं, तो जनता को सुन लेना चाहिए, सरकार को सुन लेना चाहिए उन लोगों का भी। वो बच्चे हैं अभी और उनको 10,000 रुपए पकड़ा रहे हैं और 9-10 घंटा उनसे काम ले रहे हैं, तो ये किसी गलती है? और अगर वो सड़कों पे आ रहे हैं तो पुलिस उन पर डंडा मार रही है। तो ये सब प्रशासन का फेलियर है और वो जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, और शायद उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। तो देखिए, महंगाई की मार बेशक जरूर आम आदमी की जेब तक पहुंच रही है, क्योंकि 11 दिनों में चौथी बार महंगाई की मार है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की जो टेंशन है वो लोगों की जिंदगियों पर जरूर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन राहत भरी खबर आखिरकार सरकार की ओर से कब तक आएगी, कब ये दाम गिरेंगे, ये कहना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात रहती है कि आखिरकार कब तक वैश्विक परिस्थितियों से निपटा जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।